मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमें कक्षा 9वीं का भूगोल का जो सेकंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप, इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में आज हम जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसको जानने वाले हैं। देखिए, किसी भी देश का, किसी भी समाज का कई सारे स्वरूप हो सकते हैं। एक राजनीतिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, प्रशासनिक स्वरूप। लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ना है कि जो हमारा भारत देश है, आखिर यह भौगोलिक रूप से दिखता कैसा है। पर्वत, पठार, मरुस्थल, नदी, रेगिस्तान, इन सब के बारे में एक हमें जानकारी लेना है। तो चलिए देर ना करते हुए अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको हम जो है एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, जो एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, उससे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार का हम कट छट नहीं करेंगे। ये प्योर रूप से, शुद्ध रूप से आपका एनसीईआरटी है, ताकि जो चीज़ें एनसीईआरटी ने दी है वो आप अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, चीज़ों को जान सके। इसलिए मैंने इसके कंटेंट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है। चलिए यह देखिए क्या दे रहा है। दे रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। ये बात सही है कि आप बचपन से जानते हैं कि भारत में पर पर्वत भी है, भारत में पठार भी है, भारत में मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, समुद्र भी है। अलग अलग स्थलाकृतियाँ वाला देश है भारत में। यानी भारत की जो स्थलाकृति है वो अलग अलग है। अब पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, हम आगे चल के इसको हम समझेंगे। बस अब इतना जान लीजिए कि भारत में अलग अलग स्थलाकृतियों वाला एक देश है। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, यानी मैदानी क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम में रहते हैं, तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। मैदान से यह मतलब है कि समतल भूमि, क्योंकि आप इन राज्यों में चले जाइए तो आपको जो है समतल भूमि देखने को मिलेगा, जिससे आप परिचित हैं। लेकिन आप जो है लेकिन यदि आप जो है कहाँ का पर्वतीय क्षेत्र, यानी आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हो, आप सिक्किम के रहने वाले हो, आप अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हो या जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो, तो आप वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप पर्वतीय ढलानों से, घाटियों से और भली भांति परिचित होंगे। अब ये ढलान क्या होता है, घाटी क्या होता है, मैं इसको आगे चल के समझाऊंगा जब अभी हम पर्वतों को पढ़ेंगे। अभी एनसीईआरटी आपका एक परिचय दे रहा है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप पेशेंस रखें, मैं आपको बताऊंगा, आप विश्वास रखिए। तो ढलाना और घाटियों से भली भांति आप परिचित हो। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति उपस्थित है, पाई जाती है। जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है तथा द्वीप समूह है। देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं बता दूँ, हमारे देश में पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाया जाता है, मरुस्थल का मतलब एक तरह से समझिए रेगिस्तान। अब मरुस्थल किसे होता है मैं उसको भी बताऊंगा। पठार है और द्वीप समूह, जैसे अंडमान और निकोबार, इस तरह के हमारे देश में क्या द्वीप समूह पाए जाते हैं। अब जानेंगे कि हमारे देश में इस तरह से द्वीप समूह क्यों पाए जाते हैं, क्यों हमारे देश में पर्वत पाया जाता है, क्यों पठार पाया जाता है, क्यों रेगिस्तान पाया जाता है, क्यों द्वीप समूह पाया जाता है। इसके बारे में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी जो भारत की जो भूमि है वो बहुत अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। यानी भारत में पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल, जितना भारत में भौतिक भौतिक विभिन्नताएं हैं उतना किसी देश में नहीं है। यदि पाकिस्तान में चल जाए तो वहाँ पर उतनी भौतिक विभिन्नता नहीं है। हमारे यहाँ ठंडी भी है पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बारिश भी होती है, जंगल भी है, पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है, रेगिस्तान भी है, द्वीप भी है, सब कुछ है। ऐसा कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो ये इस तरह से क्या भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भौतिक यानी जो प्राकृतिक रूप से विभिन्नता है, जो प्राकृतिक रूप से अलगाव जो आपको देखने में, अलगाव का मतलब विभिन्नता का मतलब, जो विभिन्नता का मतलब जैसे ये मैंने दो चीजें की ले, ये दोनों क्या विभिन्न है, इन दोनों में समानता नहीं असमानता है। तो विविधता का मतलब असमानता है, तो ये भौतिक असमानता है, ये मानवीय समानता नहीं, ये प्राकृतिक असमानता है। प्रकृति ने इन असमानताओं को किया है। ठीक है, तो यह दिया कि भूगर्भिक तौर पर प्रायद्वीप पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। यह दे रहा है कि भूगर्भिक यानी भूगर्भिक प्रक्रियाओं से प्रायद्वीप पठारों का निर्माण हुआ है, और पृथ्वी का
सतह का सबसे प्राचीनतम भाग है। यानी आप अगर मैप में अब समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए अपना ये भारत है, तो साउथ इंडिया का ये वाला जो क्षेत्र है, साउथ इंडिया में ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है और ये लगभग 400 करोड़ पुराने हैं। ये 400 करोड़ साल पुराने हैं। ये क्या आपका जो है 1-2 करोड़ नहीं, 400 करोड़ पुराने क्या ये आपके क्षेत्र है, जो भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित हुआ है, जो कि पृथ्वी का प्राचीनतम सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है पृथ्वी का सबसे एक स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। कुछ लोग मानते हैं कि 400 साल पुराना है, भूगर्भिक प्रक्रियाओं से निकला है, तो बहुत क्या है स्थिर है, ये हिल डुल नहीं सकता, भूकंप का कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन हाल के भूकंपों ने क्या इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में हिमालय एवं उत्तरी मैदान देख सकते हैं। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृति है। हालांकि जो मानवीय समझ से देखा जाए तो जो हिमाचल, जो हमारे हिमालय है, जो हमारा मैदान है, इसको बने हुए हजारों लाखों साल हो गए। लेकिन भूगोल के अनुसार पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है या ब्रह्मांड का जब से उत्पत्ति हुई है, तो मात्र ये कुछ समय ही लगे हुए हैं इनको बने हैं। यानी हिमालय और उत्तरी मैदान बहुत पुराने नहीं है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। यानी जो भूवैज्ञानिक है, जो हमारे भूवैज्ञानिक है, वो ये कहते हैं कि उनके अनुसार जो हिमालय एक अस्थिर भाग है, अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं अस्थिर है। अस्थिर भाग क्यों है? अस्थिर भाग है। अस्थिर भाग क्यों है? क्योंकि ये जो हिमालय है इसका प्रतिवर्ष या हर 10 साल में, हर दशक में कुछ न कुछ की लंबाई बढ़ती रहती है और लंबाई की बढ़ती रहती है। इसके बारे में जो है हम आगे जो है जानेंगे, लेकिन अब इतना जान लीजिए हिमालय की हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां है, तेज बहने वाली नदियां हैं। यानी जो हिमालय की पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पर्वत श्रृंखला, मैं इसको परिभाषित कर दिया। एक एक शब्द को परिभाषित करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जो पुनः रिपीट होंगे, वहाँ पर हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तो इसलिए मैं उन शब्दों को परिभाषित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्वत श्रृंखला क्या है मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, अब दो चीज में आप अंतर समझिए, एक होता है पर्वत, एक होता है पठार। अगर कोई आपको इस तरह संरचना मिल जाए, इस तरह की कोई आप संरचना मिल जाए और इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कोई ऐसी संरचना मिल जाए इस तरह की जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक हो, तो ये क्या है? पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, दो चीज का ध्यान दीजिएगा, इस तरह की संरचना हो प्लस इसकी जो ऊंचाई हो ये 4000 मीटर से अधिक हो, 4000 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इसको हम पर्वत कहेंगे। ठीक है। और ये जो अगर कोई आपको इस तरह की आकृति मिल जाए, कुछ इस तरह की आकृति मिल जाए और इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो सतह ऐसा सपाट हो, मेज की तरह ऐसा सपाट हो, समतल हो, और इसकी जो ऊंचाई हो वो 4000 मीटर से कम हो, 4000 मीटर से कम हो, तो इसको हम पठार कहेंगे। इसका आप ध्यान दीजिएगा। पठार होता है इस तरह का समतल भूमि होता है, उसका जो शीर्ष होता है समतल होता है और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 4000 मीटर से कम होती है। तो 4000 मीटर से कम इस तरह की संरचना अगर आपको देखने को मिलेगी तो इसको हम क्या? पठार कहेंगे। अब एक बात और जान लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी संरचना देखने को मिल गई और इसकी ऊंचाई जो है 4000 मीटर से कम है, तो इसको भी हम पठार में कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक कारणों से, बारिश, धूप, अन्य कारणों से जो इस तरह से पठार था वो घर्षण की वजह से, कट की वजह से, टुकड़ टुकड़ कट की वजह से इस तरह आकृति में वो बन गया होगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होते हैं और इस तरह से शंकुनुमा होते हैं। पठार हमेशा इस तरह का होता है और इनकी ऊंचाई 4000 मीटर से हमेशा कम ही होगी, 4000 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई नहीं होगी। तो पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है, आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है। अब जानते हैं पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं। देखिए, पर्वत जो श्रृंखलाएं होते हैं ये तो आपका जो है, ये तो आपका पर्वत हो गया, लेकिन जब पर्वत आपको इस रूप में देखने को मिलेंगे, ऐसे 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 देखने को मिलेंगे, इस तरह बचपन में आपने ड्राइंग बनाया होगा, इस तरह रूप में देखने को मिलेंगे, तो इनको हम पर्वत श्रृंखलाएं कहेंगे। एक तरह का जब पर्वतों का इस तरह से आपको समूह देखने को मिलेगा तो इसको हम पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। युवा
युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। क्यों युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, वृद्धा स्थलाकृति को क्यों नहीं दर्शाती है? इस वजह से युवा स्थलाकृति को दर्शाती है क्योंकि जिसमें ऊंचे शिखर है, इसकी जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। जैसे युवा विकास करता है ना, युवा किसी देश के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है, ठीक उसी प्रकार ये जो पर्वत श्रृंखला है, इनकी ऊंचाइयां बढ़ती रहती है। इनके क्यों बढ़ती रहती है उसको जानेंगे। इसकी ऊंचाइयां बढ़ती रहती हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इस तरह की नदियां जो है हिमालय से ही निकलती है, इसलिए इनको युवा स्थलाकृति कहते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है इस मैप को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कहते हैं, अब आगे देखिए क्या कर रहे हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है, और जो हमारा उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ कैसे बना हुआ है? जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो इन पर्वतों से बहुत सारी नदियां निकली, और इन नदियों ने बहुत सारे अवसादों को लाकर जो क्या पर इन मैदानों का निर्माण किया। ये जो है जब हम मैदान को पढ़ेंगे, देखिए आप ना धैर्य रखिएगा, जब मैं मैदान को पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। अभी एनसीईआरटी एक परिचय दे रहा है, तो बस परिचय के रूप में याद रखिएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये जलोढ़ा जा रहा है, कभी ये शब्द आ जा रहा है, वो शब्द आ जा रहा है, आप तो परिभाषा नहीं कर रहे हो। मैं अभी केवल परिचय के रूप में इसको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमको इन्हीं चीज़ों को फिर वापस पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ आपको बताऊँगा। ऐसा कोई भी शब्द मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपको समझ के बाहर रहेगा, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीप, पठार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों की वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी का घाटी से बना है, चौड़ी घाटियों से बना है। इस बात का जरा नोट कीजिएगा। देखिए ये बता कि जो उत्तरी मैदान है जलोढ़ निक्षेपों से बना है, इसको मैं बताऊंगा। और जो प्रायद्वीपीय जो पठार है, आग्नेय और रूपांतरित वाली कम ऊंची पहाड़ियों चौड़ी घाटियों से बना है। यानी जो मैदान है जलोढ़ निक्षेपों से बना है, जबकि प्रायद्वीप, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। कैसे बना है? जब हम जो है मैदानों को और प्रायद्वीप पठारों को पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जानते हैं मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी भारत को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ दिया है कि भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। किसमें? पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा जो है प्रायद्वीप पठार, और चौथा है भारतीय मरुस्थल, और पांचवा है तटीय मैदान, और छठवा है द्वीप समूह। यानी इन छह भागों में भारतीय स्थलाकृति को बांटते हैं। हिमालय या पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, ये द्वीप समूह, इन छह भागों में बांटा जाता है। अब इन छह भागों का हमको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और ऊपर जो शब्द है अब वापस ये शब्द आने वाला है। देखिए अब आ जा रहा है वापस वही शब्द, वापस अब इन शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यानी वापस पुनः ये शब्द आएंगे। अब देखिए, भारत की उत्तरी सीमा एक विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं, देखिए क्या दे रहा है कि भारत की जो उत्तरी सीमा है, यानी जैसे ये भारत है, तो भारत की ये जो उत्तरी सीमा है एक विस्तृत हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वतों श्रृंखलाओं का, देखिए क्या है, वलित पर्वत श्रृंखलाओं से है। आप जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आज आप अगर पृथ्वी देखते हैं तो इस पृथ्वी पर क्या है, इस पृथ्वी पर आपको जो है 7 महाद्वीप देखने को मिलता है, 5 महासागर देखने को मिलता है, महाद्वीप और महासागर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज से बहुत साल पहले, लगभग आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था? आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि ये जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी की जो सारी भूमि थी वो एक जगह थी, और उसके साइड में क्या सागर था। बात समझिएगा। जैसे आज वर्तमान में हमको क्या देखने को मिलता है? आज 7 महाद्वीप देखने को मिलता है, 5 महासागर देखने को मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पूरे पृथ्वी पर एक जगह आपका जो है भूमि था और एक जगह पूरा आपका महासागर था।
तो जो पूरी भूमि जो एक जगह था, जो पूरा महाद्वीप एक जगह था, इसको हम क्या गोंडवाना कहते थे। गोंडवाना नाम से हम इसको जानते, गोंडवाना नाम से हम इसको जानते थे। और जो पूरा महासागर था इसको हम पैंथालासा के नाम से जानते थे। इसको क्या हम पैंथालासा के नाम से हम जो जानते थे। तो आज से 20 करोड़ साल पहले क्या था, पूरी पृथ्वी पर भूमि एक जगह थी जिसको हम गोंडवाना नाम से गोंडवाना लैंड के नाम से जानते थे। और जो पूरा जो पानी था, जो महासागर था, एक जगह था जिसको हम पैंथालासा के नाम से हम जानते थे। और हुआ क्या कि पृथ्वी के आंतरिक गतियों की वजह से ये क्या हुआ, जो पृथ्वी जो पूरा एक महाद्वीप था, ये किसी कारणवश से दो भागों में टूट गया। क्या टूट गया, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। ये पूरा भूमि था, पूरा भूमि जो एक जगह पर था, इसको जो है पेंजिया कहते थे। पेंजिया, इसको क्या पेंजिया कहते थे, इसको जो है हम पेंजिया कहते थे। और ये जो पेंजिया था ये दो भागों में क्या आपका टूट गया। ये जो है दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला जो भाग है ये गोंडवाना बना, क्या बना, गोंडवाना बना। और निचला भाग जो है आपका जो है गोंडवाना बना। और निचला वाला भाग जो है आपका अंगारा नाम से जाना जाने लगा। अंगारा नाम से जाने लगा। यानी पूरे आज से 20 करोड़ साल पहले महासागर एक जगह थे, महाद्वीप एक जगह थे। यह महासागर हो गया, साइड का यह महाद्वीप हो गया। इसको पेंजिया कहा जाता था। किसी कारणवश से टूट गया दो भागों में। ऊपर वाला भाग गोंडवाना और निचला वाला भाग क्या आपका जो है अंगारा बना। इसके बीच में एक पानी की खाई बनी जिसको 33 सागर कहते थे। और ये जो है आंतरिक गतियों के कारण ये जो है ये क्या हुआ, ये टूट गया। बाद में धीरे धीरे ये जो गोंडवाना हुआ ये भी कई सारे टुकड़ों में टूटा। अंगारा है ये भी कई सारे टुकड़ों में क्या ये जो है ये क्या टूटता हुआ चला गया। और इसी से जो है बहुत सारे महाद्वीपों का निर्माण होने लगा। बहुत सारे क्या महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो जो अंगारा था, इस अंगारा से एक छोटा भाग जिसको हम कहते थे भारतीय उपमहाद्वीप, एक छोटा सा भाग ये क्या इस तरह से टूट कर निकला। और ये टूट कर निकला तो ये क्या होने लगा, जो एशिया है इससे क्या यहाँ पर अंगारा मान टूट कर निकला। तो अंगारा से एक छोटा सा भाग टूट कर निकला। और जब ये छोटा भाग टूट कर निकला तो ये छोटा भाग बहते एक समय बाद आया क्या हुआ, ये जो है एशिया प्लेट से टकराया। और जब ये टकराया तो टकराने की वजह से क्या हुआ, ये दो प्लेटें थी, ये क्या इस तरह से दो प्लेटें थी। जब टकराया तो टकराने से क्या हुआ, ये जो भारतीय प्लेट थी ये नीचे जाने लगी। इस तरह से ऐसे नीचे जाने लगी। और ये जो प्लेट था इस तरह से क्या ऊपर उठने लगा। इस तरह से क्या ऊपर उठने लगा। इस तरह से ऊपर उठने लगा। और ऊपर उठने से क्या हुआ, पर्वतों का क्या निर्माण हुआ। पर्वतों का क्या हुआ, निर्माण हो गया। पर्वतों का जो है निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपका जो भारत है और ये जो चीन का हिस्सा है, यहाँ पर क्या पर्वतों का एक तरह से निर्माण हो गया। और जब पर्वतों का निर्माण हुआ इनके बीच में क्या हुआ, एक गहरी खाई बन गई, जिसको हम घाटी कहते हैं। एक गहरी खाई बन गई क्योंकि अब ये पर्वतों का निर्माण हो गया। ये पर्वतों का इनके बीच में एक गहरी खाइयाँ, एक घाटी बन गई। और यह जो घाटी थे बहुत ही गहरे थे। वो कहाँ सुना है ना कि आगे कुआं पीछे काई, जहाँ कहाँ तो जाए, आगे कुआं पीछे काई जाए तो जाए कहाँ, इस तरह का सुना। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर पर्वतों का जब निर्माण हो गया तो यहाँ पर क्या गहरी घाटियाँ हो गए। अब घाटियाँ कैसे हुआ, यहाँ की जो भी मिट्टी था, जो भूमि था, ये पर्वतों के रूप में बदल गया, मुड़ गया। और साथ क्या एक तरह से मुड़ गए और यहाँ पे गहरी घाटियाँ हो गई, खाइयाँ हो गई। फिर क्या हुआ, ये जो खाइयाँ थी ये बहुत गहरी थी, बहुत गड्ढे थे। और बाद में क्या हुआ, इन्हीं पर्वतों से क्या नदियाँ निकलने लगी। कुछ नदियाँ निकले, जैसे सिंधु नदी निकला, ब्रह्मपुत्र नदी निकला, गंगा नदी निकला। फिर ये जब नदियाँ निकली तो बहुत ही बड़ी नदियाँ थी, बहुत ही बड़ी नदी थी। और ये जब बहती थी तो घर्षण करते हुए चलती थी। बाद में इन्हीं पर्वतों से जब नदियाँ निकली तो नदियाँ जब बहती थी तो इनके रास्ते में, जैसे मान लीजिए कोई नदी है, जब ये नदी बह रही है,
ये नदी बह रही है, तो अब इसके रास्ते मान लीजिए कोई भी चीज आ रहा है तो इसका एक तरह से घर्षण कर रही है, और इस तरह से घर्षण कर रही है, उसका घिसाव करे और घिसाव करते अपने रास्ते में जो भी चीज आ रहा है उसको घिस कर बहाते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कभी भी यदि आप नदी में जाओ, सूखे नदी में, तो सूखे नदी के नीचे आपको देखो बालू देखने को मिलेगा, सफेद तरह के बालू देखने को मिलेगा। तो आपने सभी कभी सोचा है कि नदी के नीचे सफेद तरह के बालू क्यों देखने को मिलता है? क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो बालू होते हैं, जब पर्वतों से जब नदियां निकलती हैं तो इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है, चट्टान पत्थर पर्वत, उसको क्या घर्षण करती हैं, घर्षण करने से उसको घिसती हैं और घिसने की वजह से उसको अपने साथ बहा ले जाती हैं। जैसे आप ऐसा समझे, जब कभी भी यदि आपने देखा हो जब बारिश होता है तो बारिश के समय क्या होता है, जो बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाता है, और वो बहा कर अगर यदि कहीं पर गड्ढा होता है तो उस गड्ढे में जाकर क्या वो उस पानी को बहता है। कुछ समय बाद जब गड्ढा सूख जाता है, यदि गड्ढा में पानी भरने से पहले उस गड्ढे की यदि लंबाई, यदि गहराई जो 10 मीटर रही होगी, तो पानी जब भर गया होगा और जब बाद में गड्ढा सूख गया होगा तो उसकी गहराई अब आपको केवल 9 मीटर ही या 9.5 मीटर ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी इसमें जब बह रहा था तब ऐसा बहुत से कीचड़, मिट्टी, धूल कण को भी बहा के ले गया और उस गड्ढे को पाट दिया। तो कुछ इस तरह से जब पर्वतों का जब निर्माण हुआ, जब पर्वतों का जब निर्माण हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर गहरी घाटियां बनी, और जब नदियां कुछ इस तरीके से इधर से निकली, कुछ नदियां इस तरह से निकली और कुछ नदियां इधर से निकली। मैं इरेज करके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। जब पर्वतों का जब निर्माण हुआ, जब जो है पर्वतों का जब इस तरह से जब क्या हुआ, जब इस तरीके से जब पर्वतों का निर्माण हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर गहरी घाटियाँ, इस क्षेत्र में जब गहरी घाटियाँ हो गए तो कई सारे नदियों का निर्माण हुआ। जैसे एक नदी इधर से बही, एक नदी जो है इधर से इस तरीके से बही, एक नदी जो है कुछ इस तरीके से ऐसा बही, इस तरह से नदियाँ निकली। अब इन नदियों ने क्या किया, इन सभी खाइयों को क्या, इन नदियों ने क्या किया, ये जो खाइयाँ थी, इन खाइयों को क्या भरने का काम किए। इन काली काली जो नदी थे ना, इन खाइयों को भरने का क्या काम किए। जो काले रंग से बने दिखाई वह नदियां हैं, और ये जो है ये खाइयाँ थी, इन खाइयों को क्या भरने का काम किया। और एक क्या किया, स्थलाकृति का एक जो है भूमि का मैदान का क्या एक तरह से निर्माण किया। इस बात को जो याद रखिएगा, ठीक है, निर्माण किया। अब जानिए पर्वतों के जानते हैं। तो भारतीय उत्तरी सीमा का जो विशेष भूभाग रूप से युवा बनावट का है, वो दृष्टिकोण से वलित पर्वत है, यानी वलित पर्वत है। अब वलित पर्वत क्या होता है, अब ये मैप को अब देखिए ये जो हमारा पर्वत जब निर्माण हुआ तो सबसे ऊपर आपको जो भारत के ऊपर आपको यहाँ पर हिंदुकुश पर्वत दिखने मिलेगा, पामीर की आपको ग्रंथि देखने को मिलेगा, उसके बाद कुल्लू श्रेणी आपको जो है देखने को आपको कुछ इस तरह से आपको पर्वत आपको इस तरह से श्रृंखला आपको जो है देखने को मिलेगी। पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद जो है आपको जो है उसके ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, इस तरह के क्या आपके जो है कुछ जो है पर्वत देखने मिलेंगे, पर्वत श्रेणी आपको देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको जो है भारत में काराकोरम देखने मिलेगा, इस तरह से पर्वत श्रृंखलाएं देखने मिलेगी। फिर लद्दाख की श्रेणियाँ देखने मिलेगी, फिर जास्कर श्रेणियाँ इस तरह से देखने मिलेगी, फिर कैलाश, इस तरह के क्या ये पर्वत श्रेणियाँ आपको जो है देखने को आपको जो है मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी, आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, जो आपको देख सकते हैं ये भारत के इस क्षेत्र में, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है ना ये वाला, ये काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर कैलाश श्रेणी है, इस तरह का आपको जो है देखने को आपको जो है मिलेगी। उसके बाद जो है आपको जो है फिर उसके बाद जो है आपको जो है हिमालय आपको दिखने मिलेगा। फिर आपको है महान हिमालय, कुछ इस तरह का आपको क्या महान हिमालय आपको देखने मिलेगा, जो जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। अब मैं इस पेन कलर का मोटा कर दूं आपको जो है, इसके बाद आपको यहाँ से देखिए इस तरह से आपको क्या आपको महान हिमालय देखने को मिलेगा। ये जो मैंने पट्टी बनाई एक तरह से आपको क्या महान हिमालय देखने मिलेगा, जिसकी आपको जिसकी आपको जो है लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये आपको इस तरह से महान हिमालय देखने को मिलेगा जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। और ये जो है जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में क्या इसकी जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में क्या 400 किलोमीटर है।
यानी इसकी जो चढ़ाई है वो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जबकि असम में इसकी जो चौड़ाई है कितना है, मात्र जो है 200 किलोमीटर ही, ये सॉरी, ये मात्र 150 किलोमीटर ही इसकी चौड़ाई है। तो एक बात रखिएगा, या एक बात आप यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका सबसे ऊपर जो है आपका हिंदू कुश है, फिर पामीर की गलती है, कुन्नुल है, भारत के बाहर है, उसके बाद काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है, इस तरह श्रेणी। उसके बाद जो है एक लंबी श्रृंखला, एक पर्वत की एक लंबी श्रृंखला इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, जिसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो है जम्मू कश्मीर में इसकी जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर आपको देखने मिलेगी। और जो है यहाँ पर असम में इसकी जो चौड़ाई, अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 150 किलोमीटर ही आपको देखने को मिलेगी। और ये जो है एकदम इस तरह से इसका विस्तार है, इस तरह से इसका क्या विस्तार है ये, और इसका जो विस्तार है अर्ध नुमा संरचना का, इस तरह का अर्धनुमा टीले नुमा इसकी क्या इस तरह से ये फैला हुआ ये जो है आपका है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है महान हिमालय हम इसके नाम से जानते हैं, इसको जो है हम महान हिमालय करते हैं। फिर महान हिमालय के बाद आपका जो आता है महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय आता है। इस महान हिमालय के बाद क्या आपका आता है, महान हिमालय आता है। फिर महान हिमालय के बाद फिर इसके बाद टूटी फूटी, फिर उसके बाद इस तरह से पर्वत श्रृंखला टूटी फूटी आपको आता है, जिसको उप हिमालय कहते हैं, जिसको क्या हम उप हिमालय कहते हैं। उसके बाद हम इसको क्या उप हिमालय या निम्न हिमालय हम कहते हैं। देखिए समझिएगा, महान हिमालय इस तरह निरंतर था इस तरह से, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आए तो उप हिमालय इस तरह का आपका क्या उप हिमालय इस तरह से आपको देखने मिलेगा, जो बीच बीच में कटा फटा बीच बीच में दर्रे हैं इस तरह को आपको देखने मिलेगा, ये जो है देखने को मिलेगा। और एक बात और जान लीजिए, जो ये महान हिमालय है इनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर से अधिक है, 6000 मीटर से इनकी ऊंचाई अधिक है। उसके बाद जो आएगा निम्न हिमालय आएगा, ये बीच बीच में ऐसा काटा फटा है जिनमें दर्रे निकले हुए हैं। उसके बाद फिर शिवालिक आएगा, इससे काटा फटा है, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से बहुत कम है, जिनकी ऊंचाई क्या 6000 मीटर, जिनकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर से बहुत ही कम है। और ये जो आएगा उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका महान हिमालय। मैं पेन की कलर चेंज कर दूं, देखिए ये महान हिमालय ये तो हो गया। उसके बाद ये क्या उप हिमालय या मध्य हिमालय है। उसके बाद आपका ये शिवालिक है, देखिए काटा फटा है। आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए 3 लाइनें आपको देखने मिल रही है, देखिए 3 लाइनें आपको देखने मिल रही है। ये एक है जो निरंतर है, जो आपका महान हिमालय है, ये जो आपका उप हिमालय है, और ये आपका क्या शिवालिक है। ठीक है, ये आपका क्या शिवालिक आपका देखने को मिलेगा, देखने को आपका जो है देखने मिलेगा। अगर आप मैप की मदद समझना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका जो है काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, उसके बाद क्या आपका जो है यह महान हिमालय है, फिर उसके बाद उप हिमालय है, फिर उसके बाद क्या आपका जो है इसलिए देखिए ये आपका काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, महान हिमालय है, फिर उसके बाद ये जो है आपका मध्य हिमालय है या उप हिमालय है, उसके बाद ये शिवालिक है, ये इसके बाद क्या आपका शिवालिक है। इस तरह आपको क्या आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से जो है आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखिए बात यही आपको फिर वापस से बताया गया है कि ये जो 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए अर्धवृत्ताकार का निर्माण करते हुए चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर ही है की अपेक्षा है। पश्चिमी मार्ग पूर्वी क्या दिया है, यहाँ दिया है कि पश्चिमी भाग अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता देखने को आपको मिलती है। अपने पूर्वी देशांतर विस्तार में हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में हम बांट सकते हैं, जिसमें आपका महान हिमालय है, फिर निम्न हिमालय है, फिर शिवालिक है। इस तरह भागों में क्या आपको बांट सकते हैं, महान हिमालय, उप हिमालय, फिर शिवालिक, इसको भाग सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया ना कि यहाँ पे क्या सबसे उत्तरी भाग में श्रीलंका पाया जाता है, जिसको महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर वाले हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, इसमें हिमालय के मुख्य सभी शिखर हैं। अब जो ये महान जो हिमालय इस तरह से, इसमें हिमालय के पृथ्वी के मुख्य शिखर हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आपका आता है। कौन कौन सा आता है आपका, माउंट एवरेस्ट आता है, कंचनजंगा आता है, कुनलू आता है,
धौलागिरी आता है, जो देखिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, भारत में कंचनजंगा है, फिर मकाऊ है जो नेपाल में है, फिर धौलागिरी है नेपाल में। इनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं मीटर में। जो आपका माउंट एवरेस्ट है 8,884 मीटर है। आप ऊंचाई इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। कुछ और भी आपको पर्वत जो है आपको महान हिमालय में कुछ दे सकते हैं। ये 10 आप पर्वत दिया है, आपको देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, महान हिमालय की अवला की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोट ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी ये जो भाग है ये क्रोट ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट एक तरह का पत्थर होता है जिससे ये बना हुआ है। और जो आपके घर में जो सील बट्टा होता है, एक पत्थर होता है ना, एक पत्थर जिसपे दूसरा पत्थर जो होता है, जिसपे आप रगड़ के आप मसाले को पीसते हो, वो ग्रेनाइट से ही बना हुआ। तो वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट से ही बना हुआ था। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी होती है और बहुत सारी हिम नदियों का प्रवाह है। और ये जो क्षेत्र होता है जो आपका ये वाला है, जो अर्धवितर का जो हिमालय है, ये हमेशा बर्फ से ढका ही रहता है। और यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इस तरह की नदियाँ जो है निकलती रहती है। अब देखिए यह हुआ महान हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमालय में निम्न हिमालय और नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है निम्न हिमालय जाने जाते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न से तथा पर्वतीय शैलों से हुआ है, यानी इनका निर्माण अत्यधिक संपीड़न या पर्वतीय शैलों से हुआ है। और इनकी ऊंचाई 3700 लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई के बीच में इनकी औसत ऊंचाई होती है। और ये 50 किलोमीटर तक चौड़े हैं। यानी ये जो आपका महान हिमालय हो गया, तो महान हिमालय का ये जो आपका इस तरह हिमालय मिलते हैं, बीच बीच में पर्वत उधर रहे हैं, और इनकी जो ऊंचाई होती है ये 3700 मीटर से लेकर 4500 क्या मीटर की ऊंचाई तक ये होते हैं। और इनकी जो मोटाई होती है, इनकी जो चौड़ाई होती है, ये 50 किलोमीटर तक ही होती है, इससे ज़्यादा यह नहीं होती है। जबकि पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। इसमें जो है पीर पंजाब, इसमें देखिए पीर पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला और सबसे महत्वपूर्ण है। धौलावीरा ये महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में पीर पंजाब श्रृंखला, इसको नोट कीजिए, पीर पंजाब श्रृंखला धौलावीरा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है, महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में से एक है। इसको जो है आप याद रखिएगा। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी, हिमालय के कांगड़ा कुल्लू की घाटियां स्थित है। इसमें बहुत सारी घाटियां स्थित है। घाटियां यानी दो पर्वतों के बीच में जो स्थान होता है, जैसे दो पर्वत है, इन दो पर्वतों के क्षेत्र में जो ये मैदान बनता है, ये घाटियां बनती, गहरी घाटियां बनती हैं। ये क्या घाटियां आपको देखने को मिलती है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, अब हिमालय की सबसे बाहरी शिवालिक श्रृंखला है। क्या वो तो निम्न हिमालय था, निम्न हिमालय था, जिसको निम्न हिमालय था। अब सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? जैसे ये जो है आपका जो है पर्वत, ये जो है आपका महान हिमालय हुआ, निम्न हिमालय हो गया, उसके बाद शिवालिक हो गया। अब जो शिवालिक होता है, इसकी जो चढ़ाई होती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक चौड़ाई होती है। ऊंचाई 9 किलोमीटर से लेकर 1110 मीटर तक के बीच में इनकी यह ऊंचाई होती है, ये श्रृंखलाएं होती हैं। इस बात को याद रखिए। उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय भी श्रृंखला से नदियों से द्वारा लाई जाती है। अब असंपीड़ित अवसादों से बना है, यानी ये जो बने हैं, जो नदियां अपने अवसाद को लाती थी, तो इन अवसादों की वजह से इन जो है पर्वतों का निर्माण हुआ। इन पर्वतों का जो है निर्माण हुआ, अवसादों की वजह से इनका जो है निर्माण हुआ है। इस बात को जो है याद रखिएगा। श्रृंखलाओं नदियों से लाए गए और संपीड़ित अवसादों से बनी है। यह घाटियां बंजरी तथा जलोढ़ मोटी परतों से ढकी हुई है। ये घाटियां बंजरी तथा जलोढ़ मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में लंबवत दूरी को दून नाम से जाना जाता है। अब जरा आप नोट कीजिएगा, घाटियां बंजरी जलोढ़ मोटी से ढकी हुई है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक। अब जो है मान लीजिए ये आपका महान हिमालय हुआ, यह निम्न हिमालय हो गया, अब ये शिवालिक हिमालय होगा। इनके बीच में जो घाटियां हो गए, इनको दून नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून, पाटली दून, इन दून नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध नाम जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इन नामों से जाना जाता है। ये कहाँ पड़ते हैं? ये आपका जैसे महान हिमालय हो गया, उसके बाद आपका निम्न हिमालय हो गया,
उसके बाद आपका ये शिवालिक हो गया। इनके बीच में जो घाटियां हैं उनको देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप ये मैप को अच्छे से जरा देख लीजिए, इसको समझने का देखिए प्रयास कीजिएगा। फिर ये मैप दिया है, इसको समझने का जो है आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप जो है समझने का जो है आप इसको जो है प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप देखिए हिमालय पर्वत कुछ इस तरह का आपका हिमालय पर्वत आपको दिखता है, बर्फ से लदा हुआ है। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त अब दिया क्या, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। यानी अब तक जो हमने बांटा इस आधार पर बांटा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, निम्न हिमालय, फिर उसके बाद निम्न हिमालय, उसके बाद जो है हमने शिवालिक इस आधार पर बांटा। तो ये हमने इस आधार पर बांटा, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम हिमालय को इस तरह से भी बांट सकते हैं, इस तरह से भी बांटते हैं, वो स्थानों और नदियों के स्थान पे भी बांटते हैं। अब स्थानों नदियों के आधार पर भी इसको क्या हम विभाजित या वर्गीकरण करते हैं, और इन वर्गीकरण का जो आधार होता है ये नदी के आधार पर, घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है। जैसे उदाहरण के लिए अब मान लीजिए अब ये आपका पर्वत निकला हुआ, अब आपका मान लीजिए ये पर्वत निकला हुआ, अब मान लीजिए अब आपका ये जो है पर्वत निकला हुआ, मान लीजिए ये आपका पर्वत निकला हुआ है, ये पर्वत निकला हुआ है। अब आपका मान लीजिए पर्वत निकला हुआ है, ये मान लीजिए आपका पर्वत निकला हुआ है, ये पर्वत निकला हुआ है। ठीक है, मान लीजिए पर्वत निकला हुआ। अब इन पर्वतों को नदी के आधार पर बांटते हैं। अब कैसे नदी के आधार पर बांटते हैं मैं अब उसको बताता हूँ। देखिए नदी के आधार पर कैसे बांटते हैं, अब इसको ऐसे बांटते हैं नदी के आधार पर। जैसे मान लीजिए ये सतलुज नदी है, जैसे मान लीजिए ये आपका सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी से लेकर आपका जो सिंध नदी है, उस सिंध नदी के बीच में स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। यानी सतलुज नदी से लेके सिंध नदी के बीच में, जो सिंध नदी के बीच में जो ये हिमालय का ये क्षेत्र पता है, उसको पंजाब हिमालय के नाम से हम जानते हैं, तथा लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। उसको पंजाब हिमालय या इसको हम कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे ये समझिए, ये आपका समझ लीजिए ये हिमालय है, तो सतलुज नदी से लेके कश्मीर नदी के बीच में, सतलुज नदी से लेकर सिंधु नदी के बीच में ये जो हिमालय पड़ता है, इसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से हम इसको जो है जानते हैं। उसके बाद जो होता है ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये होगा सतलुज नदी से सिंधु नदी के बीच में, इसको हम पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक ये वाला जो हिमालय पड़ता है, इसको जो है इसके बीच को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं, कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो होता है, कुमाऊं हिमालय से लेकर के नाम से जानते हैं कुमाऊं। फिर उसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, उसके बाद ये काली नदी से लेकर फिर तीस्ता नदी तक जो हिमालय बताओ उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो आपका तीस्ता नदी से लेकर आपका जो है दिहा नदी तक का जो ये नदी मिलता है, इसके अंदर जो हिमालय पड़ता है उसको जो हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जो है असम हिमालय के नाम से हम जो है जानते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे अब आपका ये हिमालय होगा, तो ये आपका क्या है, आपका जैसे मान लीजिए ये हिमालय हो गया। अब आपका ये जो हिमालय हो गया, तो हिमालय में ये जो हिमालय हो गया, ये आपका मान लीजिए सतलुज नदी है, तो सतलुज से सिंध नदी तक हिमालय को हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है सतलुज नदी से लेकर आपका जो है काली नदी तक है हिमालय, काली नदी तक के बीच में जो हिमालय पड़ता है इसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक जो आपका जो ये हिमालय पड़ता है इसको जो है हम असम हिमालय के नाम से हम इसको जो है जानते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, आप जानेंगे। यानी पहले हम हिमालय को इस तरह से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर महान हिमालय, फिर निम्न हिमालय, फिर शिवालिक, इस आधार पर बांटते हैं।
फिर उसके दूसरा वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं, उसके आधार पर इस पहले आधार पर करते हैं। फिर दूसरा आधार होता है पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद होता है पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद आपका होता है नेपाल हिमालय, फिर वो आपका होता है पंजाब हिमालय हो गया, फिर कुमाऊं हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय होगा, फिर असम हिमालय। इस आधार पर भी हम नेपालों का जो है पर्वतों का जो है वर्गीकरण बोलते हैं। यानी इस तरह से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आधार पर जो है हिमालय का हम वर्गीकरण करते हैं। अब आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय सबसे पूर्वी है, पूर्वी सीमा। जैसे मान लीजिए ये हिमालय है, जैसे ये हिमालय है, तो ब्रह्मपुत्र ये जो है सबसे पूर्वी सीमा जो है आपका बनाती दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ लेती है। उसके बाद क्या होता है, दक्षिण को एक तीखा मोड़ लेती है, दक्षिण को ऐसा तीखा फिर मोड़ लेती है। जैसे मान लीजिए एक हिमालय, ये हिमालय ऐसे जाता है, फिर यहाँ पर ऐसा तीखा मोड़ लेता है। ऐसा है क्या, यहाँ पर एक ऐसा जो है, यहाँ पर जो है इस तरह से एक तीखा मोड़ लेता है, एक तरह से क्या तीखा मोड़ लेता है, जो भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जो भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। इनको क्या पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। यानी पर्वत ऐसे आता है, फिर बाद में ऐसे तीखा मोड़ लेता है, तीखा मोड़, इसको पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसे मैप में देखिए, मैप में क्या होता है, पहले ऐसा जाता है, फिर यहाँ पर ऐसा तीखा मोड़ लेता है, उसको पूर्वांचल या पूर्वी हिमालय के नाम से भी हम जो है जानते हैं, ऐसा जानते हैं। और ये मैप में आप ऐसा समझ लीजिए, ये मैप में ऐसा समझिए, यह आपका सतलज नदी से सिंधु नदी तक मान लीजिए ये क्या पंजाब हिमालय है। फिर इसके बाद आपका सतलज नदी से लेकर सिंधु नदी से लेकर काली नदी तक इसको कुमाऊं हिमालय कहेंगे। फिर आपका ये कुमाऊं हिमालय से लेकर आपका जो है इसका काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक आपका नेपाल हिमालय। फिर नेपाल हिमालय, इसके बाद क्या तीस्ता नदी से लेकर आपका दिहांग नदी तक इसको क्या असम नेपाल के नाम से जानेंगे। ये ऊर्ध्वाधर भाग में इस तरह से बांटते हैं, मैं आपको मैं समझेगा। और इस वाले को जो यहाँ तीखा मोड़ लेता है, इसको हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से हम जानते हैं। इस बात को जो है याद आप रखिएगा। आप देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से आच्छादित शैलों से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं या घाटियों के रूप में फैली। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। आप जरा समझिएगा, यह जो पहाड़ियाँ होती है, यह जो क्षेत्र होता है, जो पहाड़ी आपका जो यहाँ पर घने जंगल है, यहाँ पर गारो, खासी जयंतिया जो है प्रमुख जनजाति जयंतियाँ है, प्लस नागा, उसमें नागा, मिसो, इस तरह के कुछ नागा, इसमें देखिए नागा है, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल, इसमें नागा, मिजो, इसमें क्या नागा, मिसो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका तीखा मोड़ लेती जो पर्वत है, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ भी पाई जाती है। या आपको मेघालय में देखिए मेघालय की जयंतियाँ भी पाई जाती है। प्लस क्या है, यहाँ पर आपको जो है नागा, मिजो और मणिपुर नाम के इस तरह से क्या आपको जो है पहाड़ियाँ भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है। जैसे ये पहाड़ियाँ देखने मिल रहा है, ये पहाड़ी आपको देखने को आपको जो है मिलता है। इस मैप को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो इसी के हिसाब से जो है आपका जो है भारतीय पर्वत है, ये थोड़ा सा जो पर्वत है, ये क्या आपका जो है समाप्त हुआ। पहले पार्ट में जो आपका जो है ये पार्ट 1 था। इस पार्ट 1 में हमने क्या पर्वतों को पढ़ लिया, पर्वतों को हमने समाप्त कर लिया। कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है उत्तरी मैदान को जो है हम पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में शाम 6 बजे ओमकार मोरे क्लासेस को। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।